बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ जीरेक्स बायोलॉजी। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन से रिलेटेड, यानी कैटालाइसिस प्रोसेस के बारे में आज हमने जानना है। तो एंजाइम बेसिकली किस तरह काम करता है उसको जानने के लिए हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हमारे पास ई से मुराद एंजाइम है, एस से मुराद सबस्ट्रेट है, यानी एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट बनता है मिलकर ई एस कॉम्प्लेक्स, यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और इसी तरह हमारे पास फिर क्या है कि वो जो सबस्ट्रेट उस पर लगा था वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है और एंजाइम दोबारा से यूज होने के लिए वहां पे अवेलेबल रहता है। अगर एंजाइम के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी जिसके बारे में डिटेल डिस्कस किया था, एंजाइम जो है ये एक 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर रखने वाला हमारे पास एक प्रोटीनियस बॉडी है और ये बड़ी एक्टिव होती है और ये डिफरेंट काइंड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस को करवाने में हेल्प कर रही है। यानी हमारे बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिज्म रिलेटेड बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं उनको प्रोसीड करवाता है और इतनी एफिशिएंटली वर्क करवाता है कि लाइफ पॉसिबल हो सके। तो यहाँ पे एक तो ये जनरल इक्वेशन है, सेकेंडली डायग्रामेटिकली भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है एंजाइम की एक्टिविटी को। एंजाइम ये फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है। अब एक बात ध्यान में रखें कि हमारे पास जो एंजाइम है दे आर स्पेसिफिक इन नेचर, यानी एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही उसके ऊपर आके अटैच हो सकता है। अब जिस साइड पे आके अटैच होता है सबस्ट्रेट उसे हम एक्टिव साइड का नाम देते हैं और अगेन फिर वो ईएस कॉम्प्लेक्स बनाता है और एट द एंड जो है एंजाइम वहीं पे रह जाएगा और उसमें से प्रोडक्ट निकल जाएगी। अब थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं एक्टिव साइड से रिलेटेड, क्योंकि ये एक सबसे मैं कहूंगा कि इंपॉर्टेंट और मेजर पार्ट है एंजाइम का। इसके बगैर जो एंजाइम कभी भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में ना बदल सकता। वो कहते हैं कि दैट इज द चार्ज बेयरिंग साइड मेड अप ऑफ द स्पेशल coiling and folding of the amino acid into a globular symmetry। बेसिक बना तो एंजाइम जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन का ही हुआ है, यानी अमाइनो एसिड्स ही का मजमुआ है। बट हम देखते हैं कि एंजाइम की एक स्पेसिफिक एरिया, एक पोर्शन है जहां पे वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करता है और बड़ा एक्टिव पोर्शन है। तो उसमें थोड़ा सा कहते हैं कि अमाइनो एसिड की कॉइलिंग और फोल्डिंग का फर्क होता है, जिसकी बुनियाद पे वहां पे एक वो कंप्लीट साइट की फॉर्मेशन हो पाती है। स्पेसिफिसिटी की मैं स्टार्ट में भी बात कर चुका, जो हमारे पास एंजाइम है दे आर स्पेसिफिक इन नेचर एंड दैट ओनली अलाउ सम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट जो कि उसके ऊपर अटैच होंगे। और ये जो स्पेसिफिसिटी है ये अगेन किस पे डिपेंडेंट होगी? एक्टिव साइड की शेप पे। तो जैसा एक्टिव साइड होगा वैसा ही उस पे आगे सबस्ट्रेट लगेगा और उसी को वो हमेशा प्रोडक्ट में चेंज करेगा। और एक और बात मैं रिपीट करता चलूं कि जब एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल देता है तो प्रोडक्ट उसके एक्टिव साइड से अलग हो जाता है और एक्टिव साइड अगेन अवेलेबल हो जाएगी किसके लिए? नेक्स्ट सबस्ट्रेट के लिए। और इससे किसी भी किस्म का ना प्रोडक्ट पे इफेक्ट आ रहा है और ना उसकी नेचर पे कोई इफेक्ट आएगा, क्योंकि एंजाइम डायरेक्टली उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। इट ओनली लर्निंग दैट एक्टिवेशन एनर्जी ताकि वो जल्दी से सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर सके। ये बेसिक वही फिलॉसफी है जो कि लास्ट हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। अब एक्टिव साइड को थोड़ा और बेहतर तरीके से जानते हैं। तो एक्टिव साइड में हमारे पास डिफरेंट रीजन्स होते हैं। कितने नंबर ऑफ रीजन्स हैं? तो वो है 2। एक एक्टिव साइड का हिस्सा कहलाएगा हमारे पास बाइंडिंग साइड और एक हमारे पास कहलाएगा कैटालिटिक साइड। अब बाइंडिंग साइड वो एरिया जहां पे सबस्ट्रेट को सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया जाता है कि कहां पे आके उसने अटैच होना है एंजाइम के ऊपर। फिर जब वो एंजाइम पे आके अटैच हो जाता है तो सेकंड नंबर पे जो एक्टिव साइड का रीजन एक्टिवेट होता है हमारे पास कैटालिटिक साइड है। वो सिंपली उस रिएक्शन को कैटालाइज करता है और प्रोडक्ट में हमारे पास बदल देता है। अब हम ये भी देखते हैं कि समटाइम्स जो है एक ही एंजाइम एक प्रोडक्ट बनाने में हेल्प कर रहा है और वही प्रोडक्ट बॉडी यूज कर रही है, लेकिन समटाइम्स जो है हमारे पास एक फाइनल प्रोडक्ट के लिए नंबर ऑफ एंजाइम या सीरीज ऑफ एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं जो कि डिफरेंट सबस्ट्रेट देन प्रोडक्ट फिर सबस्ट्रेट को लेकर चलते चलते हमारे एक फाइनल प्रोडक्ट देते हैं। और उसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो फीडबैक इनहिबिशन का प्रोसेस है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब एक प्रोसेस हो रहा होता है और एक प्रोडक्ट बॉडी को रिक्वायर्ड होती है तो उसका एक नंबर रिक्वायर्ड है, एक क्वांटिटी रिक्वायर्ड है। अगर वो जरूरत से ज्यादा बनेगी वो भी नुकसानदेह,
तो जब वो जरूरत से ज्यादा बनना शुरू हो जाएगी तो फौरी तौर पे जो है एक अमल होता है जिसे हम कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन, यानी उस प्रोसेस को रोका या सप्रेस करवाया जाता है। किस तरह? वो कहते हैं दैट इज अ सप्रेशन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम पार्टिसिपेटिंग इन अ सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। तो हम क्या कह रहे हैं? सप्रेस करवा रहे हैं एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को विच इज पार्टिसिपेटिंग इन अ सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, जो कि जिसमें नंबर ऑफ एंजाइम जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस में, बाय विच सब्सटेंस इज सिंथेसाइज्ड बाय अ प्रोडक्ट ऑफ दैट सीक्वेंस। तो जिससे वो सब्सटेंस बन रहा है तो उसी की हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके उस प्रोसेस को रोक सकेंगे। ये एक सिंपल से मैंने एक हमारे पास काइंड ऑफ फ्लो डायग्राम है, तो आप इसे कंसिडर करें तो हमारे पास क्या है? ए है, एक ए जो है ये हमारे पास सबस्ट्रेट के तौर पे एक्ट करेगा E1 पे, यानी ये E1 से मुराद एंजाइम 1 है। तो ए जब एंजाइम 1 पे लगता है तो हमारे पास प्रोडक्ट आएगी बी। इसी तरह बी एज ए सबस्ट्रेट वर्क करेगा और E2 यानी एंजाइम 2 पे लगेगा और उसे वो कन्वर्ट करेगा सी में, और इसी तरह सी E3 पे लगेगा और डी E4 पे। देन हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ई आ जाएगी। जब क्वांटिटेटिवली जितनी हमें रिक्वायर्ड थी और फाइनल प्रोडक्ट वो बन जाएगी तो ये फौरी तौर पे फीडबैक भेजेगी E1 के पास कि फौरी तौर पे वो अमल रोक दिया जाए ताकि जो है हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट चाहिए थी वो मुझे मिल चुकी, तो अब यहां पे इस अमल को स्टॉप कर दें, विच अगेन डिपेंड्स अपॉन द फीडबैक इनहिबिशन। अब अगर मैं मॉडल्स की बात करूं तो हमारे पास एंजाइम को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए दो मॉडल्स पेश किए गए थे। एक मॉडल पहले पेश किया गया जो कि एमएल फिशर ने पेश किया था लॉक एंड की मॉडल के नाम से, और दूसरा जो मॉडल जो आज भी सही माना जाता है वो हमारे पास इंड्यूस फिट मॉडल है, which was presented or proposed by the Daniel Koshland in 1959। अब कंपैरेटिव स्टडी हम कर लेते हैं कि इन दोनों मॉडल्स में क्या चीजें आपस में मुशाबहत रखती हैं या नहीं रखती, और क्यों ये दूसरा मॉडल पेश किया गया और इसके मुताबिक जो है वो लॉक एंड की मॉडल में कौन कौन सी खामियां थी उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक जो लॉक एंड की मॉडल था उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एमएल फिशर ने 1890 में हमारे पास लॉक एंड की मॉडल पेश किया। लॉक एंड की मॉडल की फिलॉसफी ये थी कि कोई भी जो हमारे पास लॉक है उसको खोलने के लिए एक स्पेसिफिक की चाहिए और उसका एक खांचा बना होता है जो कि एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है जिसमें किसी किस्म का चेंज नहीं आता। तो इसी तरह वो कहता है जी कि जो एंजाइम की एक्टिव साइड है जिसपे आगे सबस्ट्रेट ने अटैच होना है, पहली बात एंजाइम का जो बॉडी है वो कंप्लीट एक रिजिड स्ट्रक्चर है और उस पे जो आप पे सबस्ट्रेट लगेगा वो स्पेसिफिकली वहां पे आके अटैच होगा और उसमें किसी किस्म का कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा। बट बाय द टाइम हमने देखा जी कि ये जो फिलॉसफी थी एक हद तक काम करती थी, बट डैनियल कॉशलैंड ने कहा 1959 में जी के एंजाइम अगेंस्ट है स्पेसिफिक इन नेचर ही, यानी एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही उसकी एक्टिव साइट पे आके लग रहा है, बट ऐसा नहीं है कि उसके अंदर किसी किस्म की जो चेंजेस है वो नहीं होती। वो कहते हैं जब कभी सबस्ट्रेट उस पर लगता है दैट इंड्यूसेस चेंजेस इन द एंजाइमेटिक स्ट्रक्चर, ताकि वो बेहतर तरीके से उसकी साइड्स जो थी हमने जैसा कि पढ़ा बाइंडिंग और कैटालिटिक साइड प्रॉपर वे में वर्क कर सकें और उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर सकें। तो ये बेसिक हमारे पास क्या थे? दो मॉडल्स है जिनमें से इंड्यूस फिट मॉडल मैंने जिस तरह कि आपको बताया कि बेहतरीन माना जाता है। ज्यादा कंफ्यूजन ये होती है कि स्टूडेंट्स के लिए कि लाइक वो समझते कि लॉक एंड की मॉडल में ज्यादा स्पेसिफिसिटी को डिफाइन किया जा रहा है ना कि इंड्यूस फिट में। इंड्यूस फिट में हम कह रहे हैं मॉडिफिकेशन हो रही है, चेंज आ रहा है। ये चेंज जो हमारा देखने को मिलता है इंड्यूस फिट मॉडल में, जो मॉडिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ एंजाइम के अंदर, उससे किसी भी किस्म की स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम जो है वो इफेक्ट नहीं होती। उसमें भी सेम ही वो बात करता है कि एक स्पेसिफिक एंजाइम पर आकर एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही अटैच होगा, बट वो लिटिल बिट जो मॉडिफिकेशन है या जो चेंज है वो उसकी एफिशिएंसी को बेहतर बनाने में हेल्प करती है। तो ये हमारी बात होगी मॉडल से रिलेटेड। अब कुछ लास्ट में एक पोर्शन है उसको डिस्कस कर लेते हैं, वो है लोकेशन ऑफ एंजाइम। लोकेशन के बारे में अगर बात करूं तो एंजाइम जो है वो नॉर्मली सेल के अंदर मौजूद है। अब सेल में जो ज़्यादा जो स्पेस कवर की हुई है वो हमारे पास साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है। अगर देखा जाए तो कुछ एंजाइम जो है वो साइटोप्लाज्मिक सूट में फ्रीली फ्लॉट कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ जो है वो हमारे पास अटैच होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनल्स के साथ, लाइक हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है या क्लोरोप्लास्ट है। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया में देखा जाए तो वो जो एंजाइम है वो सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे होंगे, और अगर मैं फोटोसिंथेसिस की बात करूं तो उसके अंदर वो क्लोरोप्लास्ट में
सिंपली क्लोरोप्लास्ट के अंदर अगर देखा जाए तो वो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो है एंजाइम अपना फंक्शन या अपना रोल प्ले कर रहे होंगे। और ये जो सीरीज ऑफ रिएक्शन की मैंने बात की थी जिसमें डिफरेंट, तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन रिलेटेड मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। तो होती है मुलाकात आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।